नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जो क्रैश कोर्स का संचालन किए हैं, उस क्रैश कोर्स में हम लोग जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय पे मैं आपको तमाम सारी वीडियो दिया हूं। जो इसके पहले मैंने आपसे जिस वीडियो में जिस टॉपिक से संबंधित मुद्दे पे बातचीत किया था, वो टॉपिक था प्रियम्बल प्रस्तावना, जिसे संविधान के आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। और प्रस्तावना का एक पार्ट मैंने आपको बता दिया था। आज हम प्रस्तावना को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रस्तावना के पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग इसमें डिटेल से देखने वाले हैं कि प्रस्तावना संबंधित वाद विवाद जो चले हैं सरकार और सर्वोच्च अदालत के मध्य, उन समस्त मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि प्रस्तावना से संबंधित जिन मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत किया था वो कौन कौन से मुद्दे थे। चूँकि 2 पार्ट होने के नाते ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो जो प्रस्तावना टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, इस प्रस्तावना उद्देशिका या कह सकते हैं प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना, इसमें हम लोग जिसको हम लोग प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रियम्बल, इस प्रियम्बल टॉपिक से संबंधित हम लोग क्या क्या बातचीत किए थे, सरसरी निगाह से हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने इसमें आपको ये बताने की कोशिश किया था, प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि इसका एक हम लोग सामान्य पहलू पढ़ने वाले हैं। सामान्य पहलू इसका क्या है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि इसमें हम लोग उद्देशिका देखेंगे कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका है वो हमारे संविधान में क्या है, और इसी में हम कहे थे कि उद्देशिका का हम आपको संक्षिप्त विवरण बताएंगे, उद्देशिका का संक्षिप्त विवरण बताने का काम करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसी पार्ट में सरकार और सर्वोच्च अदालत के बीच जो वाद विवाद चलेंगे, यानी कि प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में कैसे आया, इस बात के लिए सरकार और सर्वोच्च अदालत के बीच तमाम सारी मतभेद चलती गई। अंततोगत्वा प्रस्तावना को संविधान के एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। तो इन सारे मुद्दों को मैं यहाँ आपको बताने की काम करूँगा वाद विवाद में। और फिर मैं आपको कहा था कि विचारक बताऊंगा कि इस पे क्या क्या अपना मत दिए। तो ये भी बात मैंने कल आपको पढ़ा चुका था, ये भी मैं कल आपको बता चुका था, ये भी मैं कल आपको बता चुका था। मेरा आज जो क्लास चलेगा वो इससे संबंधित मुद्दों पे चलेगा और ये देखेंगे हम लोग विचारक क्या कहते हैं। लेकिन सरसरी निगाह से मैं कल की बातों को आपको एक बार रिकवरी करवाना चाहता हूँ। सामान्य पहलू में सबसे पहली बात तो हम ये कहे थे कि उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा कहलाती है। मैं रिकॉल बस करवा रहा हूँ, आप उस वीडियो को पार्ट 1 को देखिएगा। यहाँ बस हम रिकवरी करते चल रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ स्पेशल इस मुद्दे पे बातचीत करना। तो इसमें हमने कहा था कि ये संविधान के आत्मा के रूप में है। फिर दूसरी बात हमने ये बताया था कि संविधान निर्माता जो थे, संविधान जो निर्माता हैं, संविधान निर्माता, उनके विचारों की जानने की कुंजी है, विचारों की जानने की कुंजी है। ये मैंने बताया था, विचारों को जानने की कुंजी है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि उद्देशिका जो है, इस उद्देशिका का विचार जो है और उद्देशिका की जो भाषा है, ये दोनों अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको पढ़ाते समय ही कल आपको पूरी डिटेल से बताया था और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत वाले चैप्टर में भी बताने की कोशिश किया था कि उद्देशिका का जो विचार और उद्देशिका की जो भाषा है ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो विचार वाले पहलू पे मैंने आपको स्पेशल बातचीत करते हुए बताया था कि ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये पहलू जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर इसी सामान्य पहलू में मैंने आपको ये बताया था कि उद्देशिका जो है, इस उद्देशिका को संविधान सभा में पहली बार पेश करने का जो काम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, और वो किए थे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको पेश कर दिए तो संविधान सभा ने इस पे अपनी सहमति जताने का जो काम किया था वो किया था 22 जनवरी 1947 को।
22 जनवरी 1947 को। और इसी क्रम में मैं अपनी बातों को बताते हुए समझाते हुए आपको बताया था कि जब मेरे देश का संविधान बन गया तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया और संपूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इतनी सारी बातें मैंने आपको सामान्य पहलू से संबंध में ये सारी बातें बताया था। फिर इसके बाद हमने आपको उद्देशिका बताया था कि उद्देशिका क्या है और उद्देशिका का संक्षिप्त विवरण क्या है, इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश किया था। उद्देशिका क्या है तो मैंने आपको ये बताया था कि यही जो इसको मैंने पूरे डिटेल से बताने का काम किया था। उद्देशिका तो हमारे संविधान की यही है, लेकिन इसके संक्षिप्त पहलू को भी मैंने पूरी डिटेल से आपको बताने के काम किया था। संक्षिप्त पहलू में सबसे पहले हम आपको बताए थे कि हमारे देश के जो शासन सत्ता है उस शासन सत्ता का स्रोत क्या है। पहला हेडिंग मैंने डाला था कि शासन सत्ता का स्रोत क्या है, शासन सत्ता का स्रोत क्या है, तो इसको मैंने आपको बता दिया था कि वो है जनता है। जनता है यानी शासन सत्ता का स्रोत देखा जाए तो यहाँ सीधे सीधे लिखा है हम भारत के लोग। तो ये हम भारत के लोग का मतलब हुआ अर्थात भारत की जनता। तो शासन सत्ता का स्रोत क्या है, मैंने बताया था जनता है। फिर इसके बाद इसी में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे देश के शासन सत्ता का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र और गणतंत्र। ये जो है मैंने दूसरी बात आपको बताया था कि इसका स्वरूप कैसा है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको लाने का स्वरूप के बाद मैंने आपको ये बताया था कि लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में मैंने बताया कि ये न्याय की बात करता है। उद्देश्य में मैंने बताया था ये स्वतंत्रता की बात करता है। उद्देश्य में मैंने बताया था ये समता की बात करता है। इसके अलावा उद्देश्य में बताया था कि ये व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये राष्ट्र की एकता की बात करता है। फिर मैंने बताया था ये राष्ट्र की अखंडता की बात करता है। और फिर मैंने आपको बताया था इसका उद्देश्य बंधुता को बढ़ाने की बात करता है। ये सब बात मैंने उद्देश्य में समझाया था। तो मैंने ये आपको बताया था न्याय की जो बात करता है वो कितने प्रकार की न्याय की बात करता, सामाजिक करता, आर्थिक और राजनीतिक, सारे शब्दों को समझाया था। स्वतंत्रता की बात करता है तो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, यानी कि स्वतंत्रता 5 तरह की, न्याय 3 तरह की, समता 2 तरह की, एक प्रतिष्ठा, एक अवसर। और ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। वीडियो ना देखे हो तो जा करके इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिर मैंने उद्देश्य में बताया था गरिमा की बात करता, व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है, राष्ट्र की एकता की और राष्ट्र की अखंडता की और भाईचारा की बात करता, ये भी बात मैंने बताया था। और साथ ही साथ इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसको अधिनियमित कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। और जब किया गया था तो उस समय कौन सा, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार से कौन सा समय चल रहा था, तो मैंने बताया था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये तो एकदम याद रखना आपको, संवत 2006 विक्रमी था। तो ये सारी बातें मैंने उद्देश्य में भी सारी बातें आपको बता दिया था, न्याय बता दिया था, फिर मैंने आपको स्वतंत्रता बता दिया था। इसके बाद देखा जाए तो मैंने आपको समता के बारे में बता दिया था। फिर इसके बाद देखा जाए तो मैं गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के बारे में पूरी बातचीत किया था। फिर इसके बाद देखा जाए व्यक्ति की गरिमा के बारे में बातचीत किया था। और इसके बाद देखा जाए तो राष्ट्र की एकता के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया था। राष्ट्र की एकता संबंधित मुद्दों पे मैंने पूरी डिटेल से समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्र की अखंडता के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बातों को बताया था। फिर साथ ही साथ देखा जाए तो मैंने यहाँ पे बंधुता या भाईचारा से संबंधित मुद्दों को बताया था। और अधिनियमन की तिथि भी मैंने पूरी बता दिया था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित या आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये सारी बात मैंने बता दिया। मैं केवल रिकॉल इसलिए किया हूँ कि कोई भाई अगर वीडियो नया देखे हो, जो पार्ट 1 नहीं देखे, तो उनको लगेगा मास्टर ये क्या हवाबाजी कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि प्रियम्बल की पार्ट 1 वीडियो को जब तक आप नहीं देख पाएंगे तब तक शायद हमारे पार्ट 2 वीडियो को समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो हम अब चलते हैं आज की क्लास में, जो आपको लेके चलते हैं वो लेकर के चलते हैं हम आपको
ये वाली पहलू मैंने रिवीजन करा दिया आपको, ये भी रिवीजन करा दिया, ये भी, ये सारी बता चुके थे। हमारी जो क्लास स्पेशल है वो इस पे चलेगी कि सरकार और सर्वोच्च अदालत, यानी कि सरकार और सर्वोच्च अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके बीच क्या मतभेद चल रहा है, इन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, जिसको हमने लिखा है वाद विवाद के नाम से। यानी कि यहाँ तमाम सारे केस देखने के लिए मिलेंगे, तमाम सारे केसेज आएंगे, उन सारी केसेज के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर आप कलम कापी और अपनी नोटबुक को लेकर तैनात रहिए। मैंने सारी बातों को रिकॉल करवाया। हेडिंग हम लोगों का क्या पड़ेगा, संविधान की प्रस्तावना जो है उससे संबंधित वाद विवाद, या आप ये कह सकते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना क्या है, इस मुद्दे को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, अगला हेडिंग। और हम लोगों का जो हेडिंग है वो हम लोगों का हेडिंग है कि संविधान, जो प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, संविधान के एक भाग के रूप में, भाग के रूप में प्रस्तावना। इस पे हम लोग पूरा आज बातचीत करेंगे, जो इसकी थर्ड वाला पार्ट है, इससे संबंधित। तो ज़रा बातों को आप गौर से पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रस्तावना जो है, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, आगे चल कर के इसमें तमाम सारी बातें लिखी गई थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो लगता था कि हमारे देश को कि प्रस्तावना में ऐसे तत्वों को लाना अति आवश्यक है। तो प्रस्तावना को संविधान से अलग थलग रखा गया था, क्योंकि संविधान निर्माता इसको कहीं इस हद तक जोड़ने की निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। ऐसा माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर संविधान में कोई भी चीज़ अस्पष्ट रूप से है, संविधान की कोई भी तथ्य अगर समझ से बाहर है, हमारे संविधान के नीति निर्माता क्या कहना चाहते थे, अगर कोई बात पूर्णतः समझ में नहीं आता है, तो इस बात को समझाने का काम जो करता है वो देश में सुप्रीम कोर्ट करता है। सर्वोच्च अदालत के पास इतनी ताकत है कि संविधान को वो परिभाषित कर सकता है। संविधान बनाने वाले नीति नियंता उस समय क्या कहना चाहते थे, इस बात को सर्वोच्च अदालत बताने का काम कर सकता है कि संभवतः हमारे संविधान के नीति निर्माता ये कहना चाहते होंगे, और उसी बात को आधार मान लिया जाता है, क्योंकि उसके पास अभिलेखीय शक्ति है। अभिलेख न्यायालय के रूप में वो काम करता है सर्वोच्च अदालत। भारतीय संविधान का जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 129, तो अभिलेख न्यायालय की पावर रखता है, यानी कि उसकी कही गई जो बात है उसको अदर न्यायालय जो होंगे, उससे नीचे के लोअर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट वगैरह, वो कानून की वो एक तरह से विश्वास के रूप में काम करेंगे कि फलाने समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इसलिए हम ये निर्णय ऐसे दे सकते हैं। मतलब एक प्रमाण के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना जो आता है, इसमें क्या डिबेट चलता। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये लिखेंगे कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक भाग है या नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे अपने निर्णयों में अलग थलग अपना बयान दिया है। यानी कि सबसे पहली बात हम लोग ये क्या लिखना चाहेंगे कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक अंग है या नहीं, इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनेक वाद देखे गए हैं, और इसी वादों में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट समझाने की और परिभाषित करने की कोशिश करता है। अनेक वाद देखे गए हैं, तो कौन कौन सा वाद है उसी पे हम लोगों को स्पेशल बल देना है। सबसे पहला इसमें जो वाद जाता है कि संविधान के अंग के रूप में प्रस्तावना है
या नहीं है। सबसे पहला जो केस गया था वो वेरुवाड़ी यूनियन वाद मसला जो था उससे संबंध में गया था। जब भाग 1 हम पढ़ाएंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे बेरुवाड़ी क्षेत्र को देना रहेगा भारत सरकार को, बांग्लादेश को, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट रोकने की काम करेगी, संविधान संशोधन की बात करेगी। वहाँ भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ स्पेशल हम बातचीत इस पे करेंगे। तो सबसे पहला जो केस जा रहा है वो बेरुवाड़ी यूनियन का जा रहा है। ये घटना घटित हुआ था हमारे भारत देश में 1960 के आसपास। यानी कि सबसे पहला जो हम लोग केस समझेंगे वो क्या समझेंगे, सबसे पहला जो केस है वो है वेरुवाड़ी यूनियन वाद। वेरु लिखिएगा हेडिंग में, वेरुवाड़ी यूनियन वाद। और ये वाद कब का है भैया, ये है 1960 का ये घटना घटित हुआ है। और जब ये मसला जाता है, जब ये केस जाता है तो इस वाद में होता क्या है जरा गौर से समझिएगा। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत उनको अधिकार है सलाह लेने का सुप्रीम कोर्ट से। वो सलाह कैसे लेंगे, अगर उनको संविधान बनने से पहले, संविधान निर्माण से पहले कोई संधि समझौता हुआ हो, कोई संधि हो या समझौता हो, इससे संबंधित कोई बात वो नहीं समझ पा रहा, या आप ये कह सकते हैं 143 का पार्ट 1 पार्ट 2 आप ऐसे कर सकते हैं। ये है पार्ट 2, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग पार्ट 2 कहते हैं। 143 का पार्ट 2 है। तो इसमें ये बात कहा गया, पार्ट 1 में क्या कहा गया, कोई तथ्य हो, कोई कानून हो या संविधान हो, संविधान से संबंधित मुद्दे हो। ये हम लोग डिटेल में 143 पढ़ेंगे, लेकिन इस केस को हम समझाने की कोशिश करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में सीधे लिखा गया है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं वो 143(1) का प्रयोग करते हुए कुछ उनके पास परामर्शदात्री अधिकार रखे गए हैं। और वो परामर्शदात्री अधिकार ये हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति को किसी तथ्य से संबंधित, किसी मुद्दे से संबंधित, कानून से संबंधित या संविधान से संबंधित कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कहा गया 143 के ही 2 में कि देश के आज़ाद होने यानी 1950 से पूर्व की अगर कोई संधि समझौता हुआ है उससे संबंधित अगर हमारे राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। बाकी सलाह लेंगे वो देगा नहीं देगा ये कहानी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते समय समझेंगे। तो ये उनको अधिकार दिया गया। अब मसला ये फंसा, संविधान में एक बात फंस गया और वो बात ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ये समझें कि हमें ऐसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही समझा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो राष्ट्रपति ने सलाह ली, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अपना अध्ययन करते हुए ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग जो थे वो संविधान में क्या कहना चाहते थे, उनकी विचार क्या थी, उन सारी विचारों को जानने के लिए, ये जानने में एक कुंजी का काम करता है प्रस्तावना। अर्थात वो ये कहना चाहे कि कुंजी जो होता है और ताला जो होता है दोनों अलग अलग चीज़ होता है। कुंजी अलग होता है, ताला अलग होता है। कुंजी भले ताला को खोलता है लेकिन कुंजी जो है अलग है, ताला अलग है। यानी संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है। संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। प्रस्तावना केवल जिस प्रकार से ताला को खोलने का केवल काम करता है चाबी, उसी तरह से संविधान के पूरी मूलभूत ढांचा को समझने में काम करता है प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए काम करता है प्रस्तावना, न कि संविधान का वो अंग है। यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट इस वाद में क्या कहना चाह रहा है, जब हमारे राष्ट्रपति ने, यहाँ सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात ये लिखेंगे बेरुवाड़ी यूनियन वाद में क्या हो रहा है कि 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति ये क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगे।
तो जब ये सलाह मांग रहे हैं, मांग क्यों रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? क्यों मांग रहे हैं ये बात, क्यों ये बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार है कि संविधान की कोई बात उनको समझ में नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, और राष्ट्रपति को ये बात समझ में नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट से जब पूछे थे तो वो मसला चल रहा था बेरुवाड़ी यूनियनवाद, 1960 का ये घटना चल रहा था, इन्हीं के पिटीशन पे ये काम चल रहा था। अब जब ये बात चला, इन्होंने पूछा तो सुप्रीम कोर्ट जवाब क्या दे रहा? सुप्रीम कोर्ट जवाब ये दे रहा है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और उन्होंने ये कहा कि ताला अलग होता है, कुंजी अलग होता है भैया, इसलिए ताला कुंजी के साथ कैसे रहेगा? ये कह सकते हैं कि ताला को खोलने में कुंजी की सहायता होगी, लेकिन ताला एक अलग वस्तु है, कुंजी एक अलग वस्तु है। इसी तरह से संविधान को समझने में प्रस्तावना की जरूरत है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने में प्रस्तावना की जरूरत है, लेकिन संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है। यानी सीधे सीधे क्या कह दिया हमारा सर्वोच्च अदालत कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। यहाँ क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ये बात नोट करिएगा, एकदम आपको याद रखना, ये बात हमारा सर्वोच्च अदालत सीधे सीधे कह दिया। और समय समय पे तमाम सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे वाद होते गए, देश में बहुत सारी वाद चलते गए, तमाम सारे मुद्दे आते गए। उसी समय 1973 के आसपास एक मल्टी डायमेंशनल वाद आया था जिसमें तमाम सारे मुद्दे समाहित थे, और वो था केशवानंद भारती का वाद। ये केरल के रहने वाले थे। केशवानंद भारती वाद जब आया था केरला सरकार का, केरल के रहने वाले केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केरल राज्य, मसला जो आया था 1973 का, यहाँ पे फिर सर्वोच्च अदालत के पास ये मुद्दा चला गया, यही बात चला गया, और वहाँ तमाम सारे रेफरेंस दिए गए थे और इस बात को प्रूव करने की कोशिश किया गया था कि ताला के बिना, चाबी के बिना ताला तो अधूरा रह गया। अंग का मतलब, अगर हम कहें शरीर को संचालित करने के लिए आत्मा की जरूरत, हम एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान की ये आत्मा है, तो आत्मा अगर है तो शरीर को संचालित करने के लिए तो भैया आत्मा शरीर का ही एक हिस्सा है। आत्मा को निकाल के हम कहीं किनारे रख दें, शरीर संचालित हो ही नहीं सकता। तमाम सारे रेफरेंस दिए गए थे, और तमाम सारे रेफरेंस के बाद सर्वोच्च अदालत यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में सुधार कर रही है, या कह सकते हैं कि उसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर रही है। और बदलाव करके केशवानंद भारती में हमारी सर्वोच्च अदालत क्या कहना चाह रही है उसको हम लोग देखते हैं। अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि संविधान निर्माता के केवल और केवल विचारों की जानने की कुंजी है, ना कि संविधान का अभिन्न अंग है। ये बात आप याद रखिए। अब दूसरा मुद्दा 1960 के बाद लगभग 13 साल के बाद दोबारा मुद्दा आ रहा है, और वो मुद्दा आ रहा है केशवानंद भारती का। ये मुद्दा क्या कह रहा है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या कह रहा है, केशवानंद भारती का वाद क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मामला लिखिएगा अगला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला ये मामला कब का था भैया? 1973 का था। ये बात याद रखिएगा, सीधे सीधे डेट पूछता। संविधान का जो बुनियादी ढांचा हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ स्पेशल इस केस को मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे केस पढ़ाऊंगा आपको वहाँ पे, लेकिन इस केस को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। हमारे संविधान की बुनियादी मूलभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इसी पे टिका हुआ। 13 जजों की पीठ ने अपनी डिसीजन को दिया है। इसमें अभी तक का भारत का सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा खंडपीठ बैठा हुआ, जो बेंच बैठी थी जजों की, 13 जज इसमें अपना डिसीजन दिया। तो इसको हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक ही हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रस्तावना के संबंध में ये क्या कह रहा है, केवल यही बात हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे।
केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च अदालत जाकर के अपने मत को में बदलाव ला रहा, अपने निर्णय को बदलते हुए क्या कह रहा, यानी कि केशवानंद भारती इस वाद को ध्यान में रखकर, इस वाद को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बदलाव लाया। और बदलाव क्या लेकर के आ रहा है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, अब सर्वोच्च अदालत ये कह रहा है कि जो उद्देशिका है वो संविधान के एक अंग के रूप में है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक ही शरीर का पार्ट होते हैं, अंग तो होते हैं। आत्मा शरीर का संचालन करता है, अगर आत्मा को हम निकाल के शरीर से बाहर रख देते हैं तो संभवतः आत्मा शरीर का संचालन नहीं कर सकता है, संभवतः शरीर चलने के लायक भी नहीं हो सकता। इसीलिए संविधान की जो आत्मा प्रस्तावना है उसके बिना अधूरा रह जाता है संविधान। और अगर वो उसको अधूरा रखता है तो जाहिर सी बात है संविधान के एक अंग के रूप में उसको स्वीकार होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सर्वोच्च अदालत अपने निर्णय को बदलते हुए सीधे सीधे ये कह रहा है कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। यहाँ पे क्या कहा, पहली बात तो ये कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का अंग है, ये बात कह दिया। यही नहीं, इसके अलावा हमारी सर्वोच्च अदालत ये भी कही 1973 के ही मसले में कि अगर समय और परिस्थिति को देखा जाए तो ध्यान में रख करके इस उद्देशिका में हम संशोधन भी कर सकते हैं, किसी चीज को जोड़ सकते हैं, किसी चीज को निकाल सकते हैं। हम समय परिस्थिति को ध्यान में रख करके अपने उद्देशिका में संशोधन भी कर सकते हैं, ये भी अधिकार हमारी सर्वोच्च अदालत ने दे दिया। यानी कि दूसरी बात, इस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह रही है कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछा हुआ, संशोधन किया जा सकता है। अभी यही बात नहीं बनी, अभी बात यहीं नहीं रुक रही है। अभी हमारी सर्वोच्च अदालत सरकार को सीधे निर्देश भी देने का काम करेगी, क्योंकि वो जानती है देश में कितने समझदार सरकार चलाने वाले लोग बैठे रहते हैं। आप आज़ादी से लेकर के आज तक का इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा, 0.1% आपको कहीं जा करके अच्छा मिलेगा, नहीं तो सब बागड़ बिल्लू की ही चलेगी राजनीति। बिना मतलब का बेतुका राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का काम करते हैं और लोकतंत्र को भ्रमित कर देते हैं। यही वास्तविकता है। तो सर्वोच्च अदालत समझती है सारी बातों को कि राजनीति क्या कर सकता है। राजनेता पढ़े लिखे लोग भले जाते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो हमारी सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि भैया उद्देशिका को हम संविधान का एक अंग मान रहे हैं। यहाँ तक हम कह रहे हैं कि उद्देशिका में समय और परिस्थिति के हिसाब से आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उद्देशिका को आधार बना करके न्याय नहीं कर सकते हैं। ये न्याय योग्य नहीं होगा, नहीं तो राजनीति इस पे होने लगता। हमारी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे कह गई कि इसको आधार बना करके किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर निर्णय इस पे लेने का काम किया जाएगा तो उद्देशिका को भी आत्मा का, एक तरह से आत्मा को ही क्या करेंगे, सब अपने शब्दों में आप समझ सकते हैं, आत्मा को ही एक तरह से बेकार बना देंगे लोग। तो तीसरी बात आप क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च अदालत हमारी क्या कह रही है कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका में संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाएगा। ये बात आप लिख लीजिएगा। हमारी संविधान की उद्देशिका के संबंध में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दिया था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो जिस समय ये घटना घटित हुआ था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी सरकार। इंदिरा गांधी सरकार इस बात को देख के सीधे वो अपना बैट घुमाई और सीधे बाउंड्री पार कर दी, गेंद यानी सीधे छक्का मारी हो।
और उन्होंने किया क्या, अपने सरकार में हमारी इंदिरा गांधी सरकार जो 42वां संविधान संशोधन करवाई थी, जिसको मिनी संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, उस 42वें संविधान संशोधन में तत्कालीन परिस्थिति में रहने वाली देश की सरकार कांग्रेस पार्टी से रहने वाली इंदिरा गांधी जी प्रस्तावना को भी नहीं छोड़ी और उन्होंने प्रस्तावना में संशोधन करवाया। और प्रस्तावना में संशोधन करके ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर की बात उन्होंने जोड़ा था, अच्छा ही काम किया था, नेक काम उन्होंने किया था। और प्रस्तावना में संशोधन करके प्रस्तावना में 3 बातों को उन्होंने जोड़ने का काम किया था, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो था। अगली बात हम लोगों का यह है कि केशवानंद वाद को ध्यान में रखकर, केशवानंद वाद को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी सरकार जो थी, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 का मसला था। केशवानंद भारतीवाद को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी सरकार ने अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करवाए, प्रस्तावना में संशोधन कराए। अब ये जो प्रस्तावना में संशोधन हो रहा था, यहाँ एक सवाल और बनता है, ये हमारे भारत देश की संचालित होने वाली संविधान में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक के प्रस्तावना में हुए संशोधनों में पहला और अंतिम संशोधन माना जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। इसलिए कई बार सवाल इस पे पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया, तो केवल और केवल एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने। क्या जोड़ा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द लेकर के आई थी। जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसमें समाजवादी, यहाँ देखिएगा आप हम भारत के लोग, यहाँ देखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे आइएगा आप अखंडता। ये तीनों चीज हमारे संविधान में था नहीं, मूल संविधान में। इसको इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था, इंदिरा गांधी सरकार ने जुड़वाया था। तो ये बात आपको यही तीन चीज हम लोगों को मिलेगा प्रस्तावना में जुड़ा हुआ। हम लोगों को प्रस्तावना में ये 3 चीज मिलता है। तो केशवानंद भारतीवाद को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, इंदिरा गांधी सरकार 42वां संविधान संशोधन करी 1976 में और प्रस्तावना में संशोधन कराया उन्होंने। प्रस्तावना में लिख लीजिएगा, प्रस्तावना का यह प्रथम संशोधन था, प्रथम एवं अंतिम संशोधन है। प्रथम एवं वर्तमान में अंतिम संशोधन है। अंतिम अभी तक तो हुआ नहीं है भैया, आगे होगा तो आप वहाँ करंट पढ़ेंगे ही, वहाँ आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये पहला ही है और अंतिम ही है, अंतिम संशोधन है, ये कह सकते हैं। अब इसमें जोड़ी क्या, वो कौन कौन सी बात लेकर के आती हैं प्रस्तावना में जोड़ने के लिए, जरा उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो 42वें संशोधन के माध्यम से 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में प्रस्तावना में लिखिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। वो 3 शब्द क्या थे वो भी आप लोगों को याद रखना है। 3 शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द क्या थे तो जरा उसको देख लिया जाए। पहला जो था वो था समाजवादी को कल मैंने आपको समझाया ही था। दूसरा जो था वो था पंथ निरपेक्ष को भी मैंने आपको समझाया ही था। याद रखिएगा, यहाँ धर्म निरपेक्ष की बात मत करिएगा। अगर पढ़े लिखे समझदार हैं आप तो धर्म निरपेक्ष मत कहिएगा, पंथ निरपेक्ष कहिएगा। बाकी अगर ऐसे आप काम करते हैं, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष को ऐसे बोल देते हैं, तो समझने वाला व्यक्ति आपकी पढ़ाई पे कटाक्ष कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत ही गंभीरता के साथ अपना अध्ययन नहीं किया, और एग्जामिनर भी लगभग आपको गलत ही समझेगा। और तीसरा जो इसमें शब्द जोड़ा गया था वो था अखंडता शब्द, वो था अखंडता। इस प्रकार देखा जाए तो जो मैंने आपको प्रीएम्बल टॉपिक पढ़ाने के लिए पार्ट 1 जो क्लास दिया था उसमें सामान्य पहलू मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1
इसका पार्ट 1 भी हमने डाला है, उसको आप देखिएगा, उसमें आप ये वाली बात समझेंगे और ये वाली बात समझेंगे। और जो मैंने पार्ट 2 बताया है उसमें ये वाली बात मैं बताया हूँ, और ये अभी 1-2 लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। तो आज की क्लास में जो मैं डिबेट पे बातचीत कर रहा था, ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या क्या है, ये मैंने आपको बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो चला है केस, एक बेरूवाड़ी यूनियनवाद, यहाँ कुछ अपना निर्णय आया है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश किया केशवानंद भारती का वाद, जहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदलता है, सरकार उसका फायदा उठाते हुए संशोधन करवाती है, और सरकार अपने संशोधन में उसने 3 चीज़ को भी जोड़ती है, और ये सरकार द्वारा किया गया पहला और अभी तक का अंतिम संशोधन भी है। और जो 3 चीज हमारी सरकार जोड़ती है, वो 3 चीज कुछ ये थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब मैं इससे संबंधित एक बात और 2 लाइन में बता देता हूँ। इस टॉपिक से संबंधित कुछ विचारकों की बात आती है, तो कुछ विचारक हमारे क्या कहते हैं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे, आगे एक और केस हम लोगों को देखना है। मैंने 2 केस बताया, रेफरेंस केस में यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा। 42वें संशोधन केशवानंद भारती के बाद एक और केस आता है, वो आता है मुंबई बनाम भारत संघ मामला आता है। मुंबई बनाम भारत संघ मामला आता है, भारत संघ मामला आता है। और इस मामला में, ये जो मामला था मुंबई का, इस मामला में ये जो मामला आया था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो था वो प्रस्तावना को संविधान के एक अंग के रूप में स्वीकार कर ही लिया। यानी केशवानंद भारती केस को कहीं ना कहीं एक तरह से उस मुद्दे को ही ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों पर सहमति जताने का काम किया था। और ये मामला जो आया था, ये 1994 के आसपास की मामला है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस केस को स्पेशल आपको क्या याद रखना, डेट याद रखना, विशेष करके आपको केशवानंद भारती वाद को डिटेल में याद रखना, बेरूवाड़ी को डिटेल में याद रखना, और इसके बाद ये सामान्य पहलू और उद्देशिका की संक्षिप्त विवरण क्या है, ये आपको डिटेल में याद रखना है। अब 1-2 विचारक को हम लोग देख लेते हैं किसके संबंध में वो अपनी बातों को क्या कहना चाहते हैं, 1-2 लाइन में उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। के.एम. मुंशी जो हैं, के.एम. मुंशी ये क्या कह रहे हैं, के.एम. मुंशी क्या कह रहे हैं, इनकी बातों को जरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये प्रस्तावना से संबंधित बातों पर। के.एम. मुंशी का कहना यह था कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। ये बात आप लिख लीजिएगा कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लिखिएगा। प्रस्तावना को, पूरी बातों को आप नोटबुक साथ साथ बनाते मेरे चलिएगा यहीं पे। प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहाँ है, गणराज्य की जन्म कुंडली कहाँ है। इसीलिए जब यूपीएससी का आप अगर पढ़ते होंगे पेपर वगैरह, मास्टर आपसे अगर कराते होंगे मॉडल, तो एक आध सवाल आता है प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। अब इसका क्या मतलब, खंगालने के लिए कह रहा हो। जो हमें ये बात बताए थे आपको, अगर इस बात को आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं तो आप खंगाल कर बता देंगे कि किस तरह से जन्म कुंडली का काम कर रहा है। तो कोई बहुत घबराने की आपको बात नहीं है। फिलहाल अभी ये यारो सीरीज चल रहा है, तो इसलिए हम लोग मुद्दे को पूरी सीमित लेकर के चल रहे हैं। तो जन्म कुंडली है, यहाँ लिख लीजिएगा। प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली कहा। फिर दूसरी एक शख्स आते हैं, उनका भी यहीं पे लिख लीजिएगा। वो आते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो पूरी संविधान को ही ध्यान में रखते हुए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज का, कंप्लीटली संविधान को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या मानना है। तो भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, ये सब सवाल पूछा जाता है। वो सीधे सीधे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज उन्होंने कहा, एक पवित्र दस्तावेज उन्होंने कहने का काम किया है। और तीसरे जो शख्स हैं उनका भी एक नाम हम लोग याद रख लेते हैं, वो थे केसी वेयर। केसी वेयर का क्या कहना था, केसी वेयर का क्या कहना है उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। केसी वेयर जो थे उनका मानना ये था कि भारत की जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। तो ये अर्ध संख्या, ये इस टॉपिक से रिलेटेड इनका मत नहीं है, लेकिन यहीं लिख लीजिए, सही रहेगा। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी ये बात कहूँगा। तो ये भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक यानी क्वाजी फेडरल बता रहे हैं,
क्वाजी, खैर ये यहाँ से इस टॉपिक से मुद्दा से संबंधित नहीं है, लेकिन आ गया तो यहाँ लिख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा संघात्मक और एकात्मक जो होता है उस व्यवस्था में बताऊंगा। भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम दोनों का मैच है, इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध संघात्मक, क्वाजी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो ये खैर एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार देखा जाए तो प्रस्तावना से रिलेटेड मैंने जितने सारे मुद्दे आपको रखा था उन सारे मुद्दों पे मैंने आपसे बातचीत किया है, और वो सारे मुद्दे क्या क्या थे आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। सामान्य पहलू ये मैंने आपको बता दिया, उद्देशिका क्या है, संक्षिप्त विवरण क्या है, सामान्य पहलू क्या है, वाद विवाद क्या चला, और विचारकों में एक दो का नाम आपको याद रखना है। ये कंप्लीट आपकी उद्देशिका है। हमें नहीं लग रहा है कि आप प्रीलिम्स जैसे एग्जाम को देते हैं तो इससे हट के कहीं से सवाल पूछेगा, या आपका कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे जिनको आप सबसे अच्छा मानते होंगे तो उनका भी लेक्चर देखिएगा, लगभग मिलता जुलता ही रहेगा, कोई इधर उधर की बात नहीं रहेगी। ये टोटल आपको प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे है, कोई इधर उधर की हवाबाजी की बात मैंने क्लास में नहीं किया, टोटल मुद्दों पे ही बात किया है। अब हम लोग देखते हैं एक चीज़ थोड़ा सरसरी निगाह से, उस पर भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। हम लोग जिस संस्थान से जुड़े हैं नोटबुक आईएएस से, नोटबुक आईएएस संस्थान के बारे में हम लोग दो लाइन समझ लेते हैं। जो हमारी संस्थान है नोटबुक आईएएस, ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला यानी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, यूपीएससी, या जो हम लोग स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट पीसीएस का, विशेष करके बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स यानी कि प्री की एग्ज़ाम जो हम लोग देते हैं, और इसके बाद मेंस जो होता है, मेंस, इस मेंस का जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता है। यानी आपका प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा पूरे प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के ही आधार पर आपका टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा एग्जाम निकालने में अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छी खासी रणनीति के साथ ही अपनी श्रृंखला को उपलब्ध करवाता है बच्चों के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अपना एक जगह बनाना है तो इस श्रृंखला से आप जुड़िए, अपने दैनिक उत्तर लेखन को अभ्यास करिए, अपने दैनिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करिए, और अपने भावी प्रतियोगी परीक्षा को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके चलिए। अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, ऑनलाइन भी सिस्टम है, ऑफलाइन भी, अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और संस्था द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अपने सुविधा के अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम अपने पॉलिटी की अगली क्लास में जब आते हैं तो वहाँ मैं आपसे बातचीत स्पेशल करने वाला हूँ। मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ पॉलिटी से संबंधित, भारतीय संविधान के भाग से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश हमारा होगा कि अगर यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अगर देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि टीचर की कमी कहाँ है, ये बात को ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि हम लोगों को सुधारने का अवसर मिले। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस चैनल से आप लोग जुड़ने आप लोगों की इस चैनल में स्वागत है। बाकी हम लोग मिलते हैं जब अपनी अगली सीरीज़ में, वहाँ भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।